आज भी पाकिस्तान की सरकार भारतीय प्रधानमंत्री के इशारे पर ही चलती है, क्योंकि भारतीय पीएम जब चाहे तब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के जंगों के नीचे से कुर्सी खींच सकते हैं। लेकिन फिर भी अपनी बहादुरी दिखाने के लिए इमरान खान भारत को गाली देता है। पाकिस्तान में अगर किसी व्यक्ति की मौत बवासीर से हो जाए तो वहाँ के प्रधानमंत्री इस मौत का जिम्मेदार भारत को ही ठहरा देंगे। पूरी रात बिस्तर पे अपने बीवी बुशरा बेगम के साथ माल फूकता है इमरान खान और सुबह होते ही वे भारत के खिलाफ किसी वार गर्ल की तरह लच्छे वाली धुआं उगलता है। इमरान खान भारत को ऐसी नजर से देखता है जैसे कि भारत ने उसकी बेटी से जबरदस्ती शादी कर ली हो। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आज भी भारत का गुलाम है। भारतीय शक्ति के सामने पाकिस्तान 2 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। इस बात को खुद इमरान खान भी मान चुका है। इसके बावजूद भी अपनी कुर्सी पर बैठे रहने के लिए उसे भारत के खिलाफ जहर उगलने ही पड़ते हैं। एक तरफ से अमेरिका तो दूसरी तरफ से चीन और तीसरी तरफ से तुर्की, ये तीनों मिलकर पाकिस्तान को चारों तरफ से नोच रहे हैं। लेकिन इमरान खान को इस बात की भनक तक नहीं, क्योंकि वे तो शाम होते ही 4 बोतल घटक कर रंग रलिया मनाने के लिए दरवाजे और खिड़की बंद कर लेते हैं। पाकिस्तान का भविष्य अंधकार में है दोस्तों। अगर कल उसे पैसे मिलने बंद हो जाए तो फिर वे परसों क्या खाएगा, इस बात का उसे कोई अंदाजा ही नहीं। अक्सर ऐसा तब होता है जब किसी देश का प्रधानमंत्री एक प्लेबॉय हो। जी हाँ, अनगिनत महिलाओं के साथ संबंध बनाने वाला इमरान खान जैसा हवस का शिकारी अगर किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो जरा सोचिए कि उस देश की तरक्की की रफ्तार माइनस इन्फिनिटी में कितनी जल्द पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सियासत पूरी तरह से भारत के विरोध पर टिकी है। सुबह उठकर शौचालय से पहले इमरान खान भारत को गाली देने के लिए स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर इमरान ने अपनी एक जनसभा में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तुलना भारत से करते हुए देश में वाहवाही लूटने में लगे रहे। इसी कारण इमरान खान अपने देश के लोगों को अनपढ़ रखा है ताकि इमरान जब चाहे तब अपने लोगों का हुतिया काट जाए। ऐसा करके वे पाकिस्तान की आवाम का ध्यान देश की मूल समस्याओं से भटकाना चाहते हैं। विशेषज्ञों की राय है कि उनका ये बयान देश की समस्याओं से जनता का ध्यान हटाना है। उनका कहना है कि वे देश की समस्याओं के समाधान के बजाय भारत से तुलना करने में व्यस्त है। और जब इमरान खान के सारे अस्त्र शस्त्र फेल होने लगते हैं तब वे कश्मीर नम का कव्वाली गाने लगता है। दोस्तों, आम इंसान की बुद्धि ऊपर दिमाग में होती है, लेकिन इमरान खान की बुद्धि इसके पिछवाड़े में है। सत्ता संभालने की कर्ज में डूबा पाकिस्तान। जानकारों का कहना है कि वर्ष 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी बहुमत में आई और वे देश के प्रधानमंत्री बने। इमरान खान की ताजपोशी ऐसे वक्त हुई जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। इसी का फायदा उठाते हुए इमरान खान ने पाकिस्तानियों को सफेद झूठ बोलने शुरू कर दिए और दिन में बड़े बड़े ऐशो आराम वाले सपने भी दिखाने लगे। आज सच्चाई ये है कि इमरान खान के कार्यकाल में पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज में डूब गया है। महंगाई ने देश में सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आलम यह हुआ कि पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था कर्ज पर आश्रित हो गई। इमरान का पूरा कार्यकाल देश के विकास में कम और कर्ज लेने में व्यतीत हुआ। इमरान की राजनीतिक यात्रा का मकसद देश के लिए कर्ज मुहैया कराना हो गया। कई बार सऊदी अरब, चीन और मध्य एशियाई मुल्कों के सामने कर्ज के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कई बार इन्हें कटोरा लेकर खाली हाथ भी लौटाया गया। समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए भारत का किया विरोध। पाकिस्तान की सरकार दूसरे देशों से कर्ज लेकर रिजर्व बढ़ा रही है और इसको मुल्क की बेहतर अर्थव्यवस्था मान रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोरोना के बढ़ते प्रसार के चलते पाकिस्तान को अब कर्ज लेने में दिक्कत आ रही है। इतना ही नहीं, उन पर अन्य मुल्कों से कर्ज वापसी का भी जबरदस्त दबाव बढ़ा है। कोरोना महामारी के दौरान देश की आर्थिक व्यवस्था पहले से ज्यादा पंगु हुई है। ऐसे में इमरान सरकार के खिलाफ उठ रहे विरोध को रोकने के लिए वे भारत का नाम ले रहे हैं। जब कहीं भी कोई नई सरकार आती है तो हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, रेल और सड़क बनाई जाती है, लेकिन इमरान खान सरकार में आने के बाद उसने केवल आतंकी स्कूल बनवाया। भीख कैसे मांगते हैं ये पूरी दुनिया को सिखाया और फिर अपने पड़ोसियों को जैसे कि भारत को कैसे गाली देते हैं और अपने ही देश के लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं, इन सभी कामों में इमरान खान पीएचडी कर ली है। पाकिस्तान की राजनीति में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। ऐसा कई दफे हुआ है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने आंतरिक समस्या एवं राजनीतिक गतिरोध से ध्यान हटाने के लिए भारत को आगे लाते रहे हैं। आखिर मुल्तान में इमरान ने क्या कहा? मुल्तान में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान इमरान ने दावा किया है कि हाल के महीनों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। इतना बड़ा झूठा। कोरोना काल में पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था चरमरा गई है
और इस भिखारी की अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया। जी हाँ, ऐसा ही सफेद झूठ इमरान खान बोल बोलकर आज पाकिस्तानी की गद्दी पर बैठ गया है। इमरान खान ने आगे कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि भारत की ग्रोथ रेट 7% है, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 4% है। भारत के साथ नाक में नाक लड़ाने वाले इमरान खान आज भी सऊदी के जहाज में बैठकर अमेरिका जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जहाजों पर कोई भरोसा नहीं और ऐसे लोग अपनी तुलना भारत के साथ करते हैं। जब जनता ही अनपढ़ और बेरोजगार मूर्ख हो दोस्तों, तो फिर उन पर शासन करने में इमरान खान जैसे बहुरूपियों को काफी मदद मिलती है। झूठ मूठ का भारत का डर दिखाकर उनसे वोट लेते हैं और फिर बाद में झूठे तरक्की का ढोंग रचते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को तो भारत में लोग चौहरे पर दौरा दौरा कर मारेंगे। अलबत्ता इसी भाषण में इमरान खान ने यह भी माना कि इन सब के बावजूद भारत की स्थिति काफी मजबूत है। अब इमरान खान तो अपने जनता से तो 100% झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने भी संविधान की कसम खाई है। इसी कारण है लास्ट में सूत्रों के हवाले वाले काम कर देते हैं। उन्होंने कहा, जरा देखिए कि भारत ने क्या फैसले किए और हमने क्या किए। दोनों देशों की तुलना कीजिए, हम कैसे उनसे आगे निकल गए। आज भारत की ग्रोथ रेट से हम थोड़ा ही पीछे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इस भाषण के दौरान ही उन्होंने इस सच्चाई को भी स्वीकार किया कि हालांकि आज भी हम भारत के जैसे मजबूत नहीं हैं। इमरान ने कहा कि हमारी सरकार कई क्षेत्रों को बेहतर बनाने के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। इसमें कृषि, IT और टूरिज्म शामिल है। इमरान ने कहा कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी अपने टूरिज्म सेक्टर को सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप अपनी तमाम छुट्टियां लंदन में मनाते हैं तो ये कैसे समझ पाएंगे कि हमारे मुल्क में कितनी खूबसूरत जगह है और टूरिस्ट प्लेस है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि देश को एक बहुत बड़ी खुशखबरी जल्द दूंगा। तो वही दोस्तों, LAC पर लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पिछले साल से ही डटी हुई है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के लिए कई दौर की वार्ता शुरू हुई थी। इस साल फरवरी में दोनों देशों ने ऐलान किया था कि दोनों देशों की सेनाएं 10 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से डिसएंगेजमेंट करेंगी। गुरुवार को भारत के बयान से स्पष्ट है कि ये प्रक्रिया लगभग 4 महीने बाद भी पूरी नहीं हुई है। हालांकि अरिंदम बख्शी ने कहा कि दोनों देशों में ये सहमति हुई है कि इस प्रक्रिया के पूरी होने तक जमीन पर स्थिरता बनाए रखी जाएगी और किसी भी नई घटना से बचा जाएगा। उन्होंने कहा, इसलिए हमारी उम्मीद है कि दोनों पक्ष ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो इस सहमति के अनुरूप नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि बचे हुए इलाकों से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरे होने के बाद पूर्वी लद्दाख में डीएक्सेलेशन का रास्ता साफ होगा। उन्होंने कहा, ऐसा होने से सीमा के क्षेत्र में शांतिपूर्ण रूप में बहाल होगी और दोनों देशों के रिश्तों में समग्र प्रगति होगी। डिसएंगेजमेंट और डीएक्सेलेशन दोनों का ही सामान्य मतलब है सेनाओं का पीछे हटना और स्थिति का सामान्य होने की ओर बढ़ना, मगर इन दोनों कदमों का स्तर अलग होता है। डिसएंगेजमेंट एक स्थानीय प्रक्रिया होती है, यानी किसी मोर्चे पर जो सैनिक एक दूसरे के आमने सामने डटे हुए थे वो पीछे हटेंगे, मगर डीएस्केलेशन एक व्यापक प्रक्रिया है जो ज्यादा पुख्ता और बड़ी होती है। इसके शुरू होने से ये इशारा मिलता है कि हालात वाकई सुधर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जो टिप्पणी की है उससे लगता है कि अभी जब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो डीएस्केलेशन के लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है।